गुड मॉर्निंग माय फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे आप? तो हमेशा की तरह अच्छे होंगे, मुझे उम्मीद है। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ईर्ष्या नीति में। दिस इज चंचल कुलदीप। तो जैसे कि हमने क्या सेल वाली जो स्टार्ट कर रखी है, उसमें अब तक जो 16 लेक्चर आपके पास आ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने पूरे लेक्चर को देख भी लिया होगा और उसके प्रॉपर नोट्स भी आप प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो अभी तक जो 16 लेक्चर उसमें अब तक कहाँ तक पहुंचे हम? जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन तक आ चुके हैं। सेल मेम्ब्रेन का जो एक लेक्चर अब तक दो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। तो उसमें अब तक हमने कहाँ तक देख लिया? बायोकेमिकल नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो देखो यहाँ तक जब जो आपको पढ़ाया गया है बहुत ही डिटेल में पढ़ाया गया है। ये जो आपको यहाँ तक बताया गया, ये सेल बायोलॉजी वाला जो चैप्टर है उससे बहुत बाहर जा रहा है, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, अदर चैप्टर्स मिलकर के आ रहे इसमें। लेकिन जो आगे वाले लेक्चर आएंगे जैसे कि गोल्जी बॉडी एंड जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ये जो इनमें से क्वेश्चन आते हैं वो जनरली एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो वहां पर आपको मैं ज्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी की जो एग्जैक्ट लाइन है वो आपको मैं डायरेक्ट समझाऊंगा। तो मेरी कोशिश रहेगी जो चारों के चारों सेल ऑर्गेनल्स है इनको एक लेक्चर में क्या किया जाए, खत्म किया जाए। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेल मेम्ब्रेन का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड कुछ मॉडल्स और फिर सेल मेम्ब्रेन के कुछ फंक्शंस। तो आप हेडिंग लिख ले कि मॉडल्स दिख रहा है? मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मॉडल वो नहीं जो रैंप पर वो जो ऐसे वॉक करते हुए आती है। मॉडल का मतलब होता है नमूना। उसको समझाने के लिए उसका एक क्या ढांचा प्रारूप तैयार किया जाता है। तो देखो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो तो रहेगा सिंगर और निकोलसन वाला मॉडल। सिंगर और निकोलसन वाला जो मॉडल था फ्लूइड मोजेक मॉडल, उस पर रहेगा। लेकिन कुछ लोगों को होता है ना कि आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ने का उनको ज्यादा शौक रहता है, तो मैं उनके लिए बता देता हूं कि किन्होंने कौन कौन से मॉडल दिए थे और क्या क्या उन मॉडल्स के नाम थे और कौन कौन से साइंटिफिक किस ईयर में वो दिए थे। तो एक बार आपको क्या करना, उनको सिर्फ देखना है, याद ना भी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे एक बार कमेंट आया था, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि वो सैंडविच मॉडल के बारे में कोई स्टूडेंट पूछ रहा था कि क्या ड्रॉबैक थे। तो आजकल वो पहले वाले एग्जाम में आते थे, अब जो नीट चल रही है उसमें तो क्या एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते। तो देखो जो हमारा पहला मॉडल है इन्फॉर्मेटिव, आपको ऐसे डायरेक्ट एज इट इज उसको याद रखना है। जो पहला मॉडल है वो है लिपोइडल मॉडल। लिपोइडल मॉडल को हिंदी में बोला जाता है प्रतिरूप। लिपोइडल प्रतिरूप, लिपोइडल प्रतिरूप। ये किन्होंने दिया था? ये दिया था ओवरटन। ओवरटन, कौन सा टन? ओवरटन। तो साइंटिस्ट ओवरटन है और मॉडल का नाम है लिपोइडल मॉडल। क्या है, क्यों है, क्या था, वो आपको ज्यादा याद नहीं रखना है। अगर आपको ज्यादा इसके बारे में पढ़ना है तो आप कमेंट करके मेरे को बताओ, आपके लिए मैं शीट प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उसको पढ़ते रहना, एग्जाम में नहीं आएगा ये, ठीक है। लिपोइडल मॉडल। दूसरा जो है सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल, ये जो सैंडविच मॉडल है वो दिया था डेनियल एंड देवसेना ने। डेनियल और देवसेना ने, मतलब डेवसन ने दिया था, डेनियल और देवसेना ने। डेनियल डेवसन ने ये मॉडल दिया था। ये मॉडल क्या कहता है? जैसे सैंडविच तो आपने देखा होगा और खाया भी होगा। जैसे ब्रेड रहती है, ऊपर ब्रेड रहती है, नीचे की तरफ ब्रेड रहती है, और बीच में अगर वो सैंडविच आलू वाली है तो बीच में आलू भरे रहेंगे। अगर वो और किसी की सैंडविच तो उसमें जो मटेरियल भरा रहेगा। तो इन्होंने क्या बताया डेनियल और डेवसन ने, ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है? वो होती है सैंडविच के समान, ऐसे ऐसे होती हो कि उसके बाहर की तरफ, मतलब अंतराली द्रव की तरफ क्या आती है? प्रोटीन की पूरी पूरी एक लेयर पाई जाती है। अंदर की तरफ भी प्रोटीन की पूरी पूरी एक लेयर पाई जाती है, और दोनों प्रोटीन के बीच में लिपिड की दोहरा आवरण पाया जाता है। तो इसका ड्रॉबैक किसी ने पूछा था मेरे से, तो इसका ड्रॉबैक तो पहला यही है कि इन्होंने क्या बता दिया, प्रोटीन की लेयर को एक पूरी की पूरी ऐसे सतत आवरण के रूप में बता दिया। अब प्रोटीन तो कैसा कैसा मॉलिक्यूल होता है? ध्रुवीय मॉलिक्यूल है।
तो अध्रुवीय मॉलिक्यूल तो उससे होकर के गुजर ही नहीं पाएगा। इस कारण ये इस मॉडल का क्या था, ड्रॉबैक रहा था कि प्रोटीन की जो लेयर होती है वो सतत रूप में नहीं होती, वो डब्बों के रूप में होती। उससे अगले वाला जो मॉडल है वह इकाई कला प्रतिरूप, मतलब यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, इकाई कला प्रतिरूप। ये किन्होंने दिया था, रॉबर्टसन, रॉबर्टसन ने दिया था, रॉबर्टसन ने दिया था ये रॉबर्टसन ने मॉडल। तो ये क्या कहता है कि यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स की जो सेल मेम्ब्रेन है, सीएम का मतलब यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन, वो कैसी होती है, एक समान एक जैसी होती है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। और ये डिफरेंस जब आपको करवाया था यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स तब भी आपको बताया जा चुका है। हल्का सा डिफरेंस आता है किनमें, जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उसमें क्या होती है, लिपिड की साकित श्रृंखला पाई जाती है, अदरवाइज सभी में क्या होती है, लिपिड की रेखित श्रृंखला पाई जाती है। और इस मॉडल के अनुसार जो सेल मेम्ब्रेन वो कैसी होती है, त्रिस्तरीय। इन्होंने क्या किया था, इस मॉडल को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और क्या बताया कि प्रोटीन की लेयर है, ऊपर प्रोटीन नीचे प्रोटीन, बीच में क्या, लिपिड की लेयर। और जो इसकी टोटल थिकनेस होती है, टोटल थिकनेस कितनी होगी, वो 75 एंगस्ट्रोम, जिसमें ये तो कितनी है 20 एंगस्ट्रोम, ये 20 एंगस्ट्रोम, और ये बीच वाली कितनी है, इसको बीच वाली को क्या माना, एक ही लेयर माना, और इसको क्या मान लिया 75 एंगस्ट्रोम। तो टोटल कितनी होगी ये 75, सॉरी बीच वाली को 35 एंगस्ट्रोम। तो ऐसे कितनी लेयर होगी, 1 2 और दोनों जो लिपिड वाली लेयर उसको एक लेयर मानेंगे तो 3 लेयर होगी। अगला जो मॉडल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अगला जो मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसको मैं अलग कलर से लिख रहा हूं। अगला जो मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ेक, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, तो ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो कब दिया गया था, सन 1972 में ये मॉडल प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, और किन्होंने दिया था, ये सिंगर एंड निकोलसन ने, सिंगर एंड निकोलसन ने मॉडल प्रस्तावित किया था। इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है क्योंकि एनसीईआरटी में इनका जिक्र किया गया है। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये क्या है, सर्वमान्य मॉडल, मतलब सभी जो साइंटिस्ट है लगभग सभी साइंटिस्ट मॉडल से क्या है, वो रखते हैं कि भाई ये मॉडल सही है। इसके बाद में इससे कोई एडवांस मॉडल अभी तक तो एनसीईआरटी में कोई जिक्र किया नहीं गया। तो सर्वमान्य मॉडल है। और इस मॉडल की खास विशेषता क्या है, खास विशेषता यह मॉडल क्या बताता है, सेल मेम्ब्रेन की अर्धतरल प्रकृति को समझाता है, अर्धतरल प्रकृति को समझाता है। ठीक है, इतनी इनसे पहले जितने मॉडल दिए गए थे वो देखो क्या बोल रहे हैं कि जो प्रोटीन की लेयर होती है वो कैसी होती है, एक समान सतत रूप में होती। लेकिन ये जो है इन्होंने क्या बोला, जो प्रोटीन की लेयर है वो सतत लेयर के रूप में नहीं होती। फिर कैसी होती है, जैसे एग्जांपल में दूं आपको कि जैसे चाशनी में क्या होता है, रसगुल्ले होते हैं या गुलाब जामुन होते हैं, वैसे सेल मेम्ब्रेन की संरचना को इन्होंने समझाया। आप ऐसे समुद्र में बर्फ के गोले के समान भी मान सकते हो, अलग अलग एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि चाशनी में जो रसगुल्ले हैं, तो जो चाशनी वाला पार्ट है वो तो उसका क्या होता है, तरल भाग होता है। और जो उसमें जो रसगुल्ले होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़े से सॉलिड होते हैं, वो पूरे के पूरे लेयर के रूप में थोड़ी होते हैं, वो धब्बों के रूप में जगह जगह पर पाए जाते हैं। तो ऐसे सेल मेम्ब्रेन का पूरा क्या होता है, फंडा। तो जो लिपिड की लेयर होती है वो तो कैसी होती है, तरल प्रकृति की होती है। और वो कैसी होती है, नेचर में कैसी होती है, अध्रुवीय होती है। नेचर में कैसी होती है, वो अध्रुवीय। लेकिन जो प्रोटीन
प्रोटीन वाला जो पार्ट होता है वो जगह जगह पर उसमें धब्बों के समान जगह जगह पर पाया जाता है। तो जो अध्रुवीय मॉलिक्यूल होगा वो तो डायरेक्ट लिपिड की लेयर से डायरेक्ट आर पार हो सकता है, लेकिन जो ध्रुवीय मॉलिक्यूल है वो लिपिड की लेयर से आर पार नहीं हो सकता, क्योंकि जो लिपिड की लेयर वो कैसी है, अध्रुवीय नेचर की, नॉन पोलर नेचर की। तो उनको रास्ता प्रदान करने के लिए जगह जगह पर क्या होते हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। कुछ तो उसके लेयर में पूरे के पूरे अंतर्दशा से रहते हैं, जैसे कि पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया भी था कि कुछ प्रोटीन तो ऐसे थे कि जो कि पूरे के पूरे अंदर धसे हुए थे, कुछ ऐसे आंशिक धसे हुए थे, कुछ सरफेस पर पाए जाते हैं। तो ऐसे प्रोटीन जगह जगह पर पाया जाता है। अभी मॉडल आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि इसका जो डायग्राम है मैंने पहले ही पिछले लेक्चर में आपको समझा दिया था। ठीक है, तो इनका स्टेटमेंट क्या था कि जो लिपिड के समुद्र में, द्विस्तर रूपी लिपिड के समुद्र में जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल है वो बर्फ के गोलों के समान जगह जगह पर धब्बों के रूप में पाए जाते हैं, ना कि एक सतत लेयर के रूप में पाए जाते हैं। तो यही इनका स्टेटमेंट सबसे इनका क्या था, सबसे अच्छा स्टेटमेंट, और यही क्या करता है, इनकी सेल मेम्ब्रेन की अर्धतरल प्रकृति को समझाता है। तो आप इसको नोट कर लो, फिर इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको मिटा रहा हूं। तो देखो इस मॉडल से रिलेटेड कुछ आगे जो बातें हैं, वैसे ज्यादातर जो डायग्राम में इसके जो स्टेटमेंट पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिए, लेकिन ये देखो इनका स्टेटमेंट क्या था। इस मॉडल के अनुसार लिपिड के द्विस्तर रूपी समुद्र में प्रोटीन के अणु बर्फ के गोले के समान पाए जाते हैं, बर्फ के गोले के समान पाए जाते हैं। आप या इसको ऐसे मान सकते हो कि चाशनी में रसगुल्ले के समान। तो जो चाशनी वाला पार्ट है वो तो क्या है, लिपिड की बाइलेयर, और जो उसमें डूबे जो रसगुल्ले वो क्या है, प्रोटीन के अणु। तो देखो यहां पर जो प्रोटीन के अणु है, प्रोटीन के अणु, एक क्या रहा, लिपिड की द्विस्तर। तो यहां पर जो लिपिड वाला पार्ट है वो तो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन की तरलता के लिए जिम्मेदार है, सेल मेम्ब्रेन की तरलता के लिए जिम्मेदार है। और लिपिड का भी कौन सा मॉलिक्यूल पाया जाता है इसमें, फोस्फोलिपिड, फोस्फोलिपिड। और फोस्फोलिपिड में जो टेल है वो किससे बनी होती है, फैटी एसिड से बनी होती है। और फैटी एसिड एक्चुअल में क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन की लंबी लंबी चयनित होती है। तो फैटी एसिड में हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो सैचुरेटेड, एक होता है सैचुरेटेड, और एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। लेकिन सेल मेम्ब्रेन की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, तरल नेचर की होती है, थोड़ी सी फ्लूइड नेचर की होती है। तो फ्लूइड नेचर के लिए क्या ज्यादा होना चाहिए सेल मेम्ब्रेन में, अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, ज्यादा, क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम। तो ये क्या हो, इसकी तरलता के लिए जिम्मेदार होता है, ये क्या इसकी तरलता के लिए उत्तरदायी, तरलता है तो क्या होता है, इसके उत्तरदायी होता है। और जब सेल मेम्ब्रेन तरल प्रकृति की होगी तभी तो उसमें वृद्धि हो पाएगी, तभी तो उसमें स्त्रवण की प्रक्रिया हो पाएगी, तभी तो उसमें बाहर की तरफ अंतर्वलन बन पाएंगे,
मतलब बाहर की तरफ बहिर्वलन बन पाएंगे, अंदर की तरफ अंतर्वलन बन पाएंगे। फेगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, ये सारी सारी मैकेनिज्म किस कारण से हो सकती है? उसकी तरल प्रकृति के कारण। मान लो कि अगर वो सॉलिड प्रकृति की है, सेल मेम्ब्रेन कैसी है? सॉलिड है, तब तो ना तो वो बाहर की तरफ बहिर्वलन बना सकती है, ना अंदर की तरफ अंतर्वलन बना सकती है, ना वो वृद्धि कर सकती है, ना इस तरह की प्रोसेस हो सकती है। तो ये सारे के सारे काम कब होंगे? जब सेल मेम्ब्रेन कैसी होगी? तरल प्रकृति की। और तरल प्रकृति के लिए कौन जिम्मेदार है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जैसे कि कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं इसके कारण? सेल डिवीजन, ग्रोथ, एंडोसाइटोसिस, सीक्रेशन, एक्सेट्रा। ठीक है। अब मान लो कि सेल मेम्ब्रेन तरल प्रकृति की तो है, और ये जो सारे के सारे स्टेटमेंट है, ये पिछले लेक्चर में वैसे तो मैंने खत्म कर दिया, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि वही बात की पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कोई तरल प्रकृति की है, तो तरल वस्तु के अंदर कुछ रखा थोड़ी जा सकता है कि तरल वस्तु से हम कोई वस्तु या लेयर थोड़ी बना सकते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई टोकरी है, तो उसके अंदर मान लो कि कुछ सब्जियां रखी हुई, तो वो टोकरी जो कैसी हो? थोड़ी सी सॉलिड प्रकृति की है। अब ऐसी सेल मेम्ब्रेन जो सेल है उसके अंदर क्या है? सेल ऑर्गेनल्स रखे हुए हैं, और वो किसके द्वारा गिरे हुए हैं? सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। अब सेल मेम्ब्रेन पूरी की पूरी तरल प्रकृति की होगी, तो वो तो एक प्रॉपर शेप में ही नहीं आ पाएगी। तो प्रॉपर शेप में लाने के लिए उसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? हमको थोड़ा सा सॉलिड नेचर, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सॉलिड नेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। और सॉलिड नेचर कब आएगा? जब उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा, तभी तो वो सेल मेम्ब्रेन प्रॉपर शेप में आ पाएगी। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो सेल मेम्ब्रेन की दृढ़ता के लिए क्या है? जिम्मेदार। और इसी कारण सेल मेम्ब्रेन एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड कर पाती। तो ये क्या है? दृढ़ता प्रदान करता है और निश्चित आकृति प्रदान। ठीक है। तो ये तो किसकी बात होगी? लिपिड की। और जो प्रोटीन के अणु है, जो प्रोटीन के अणु है वो कैसे पाए जा रहे हैं? धब्बे या मोजेक। तो देखो मॉडल का नाम ही क्या है? फ्लूइड मोजेक मॉडल। मतलब फ्लूइड का तो संबंध किससे? लिपिड की बायलेयर से। और मोजेक का संबंध किससे? प्रोटीन के अणुओं से। तो ये फ्लूइड या धब्बों के रूप में पाए जाते हैं। और ये किसके लिए जिम्मेदार है? अल्प दूरी के परिवहन में सहायक होते हैं। तो ये मॉडल हमारे यहां पर क्या होता है? अभी खत्म नहीं हुआ, इससे रिलेटेड एक दो बातें और हम देख लेते हैं कि जैसे कि समुद्र के अंदर या जो चाशनी है उसके अंदर, जैसे रसगुल्ले या समुद्र में जो बर्फ के गोले हैं वो समुद्र की लहरों के साथ गति करते रहते हैं, या चाशनी में जो डूबे रसगुल्ले वो एक हिलते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं। वैसे ही ये जो प्रोटीन के अणु है, ये जो प्रोटीन के अणु होते हैं लिपिड बायलेयर में, ये भी क्या दर्शाते हैं? गति दर्शाते हैं। तो यहां पर मैं आपके सामने स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि लिपिड द्विस्तर में प्रोटीन के अणु दो प्रकार के गति दर्शाते। दिख रहा है? तो वो दो प्रकार की गति दर्शाते हैं। जैसे कि मान लो कि लिपिड की क्या है? बायलेयर है, और ये यहां पर क्या पाया जा सकता है? कोई प्रोटीन का मॉलिक्यूल। ये भी क्या है? मान लो प्रोटीन का मॉलिक्यूल। तो ये दो प्रकार की गति देखो कैसे दर्शा सकता है कि ये जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है वो इस तरफ से इस तरफ जा सकता है, या वो इस तरफ जा सकता है। तो ये इस गति को तो बोलेंगे क्या? पार्श्व गति, लेटरल मूवमेंट। इस गति को क्या बोलेंगे? पार्श्व गति। ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि कोई मॉलिक्यूल, मान लो
कोई ध्रुवीय मॉलिक्यूल इस तरफ है, वो इस तरफ आना चाहता है। जैसे मान लो कि ये क्या है, प्रोटीन का अणु है, तो अगर यहाँ पर कोई ध्रुवीय अणु है तो वो इस तरफ से इस तरफ आ सकता है, तो ये क्या करेगा, अणु आकर के इस तरफ जुड़ेगा और ये प्रोटीन का अणु जो ऐसे क्या होगा, घूम जाएगा, अंदर की तरफ छोड़ेगा और वापस ऐसे 180 डिग्री पर वापस क्या होगा, रोटेट होगा। तो इस गति को क्या बोला जाएगा, घूर्णन गति। घूर्णन गति। तो दो प्रकार की गति है, तो पार्श्व गति और एक घूर्णन गति। तो ये जो पार्श्व गति है, तो पार्श्व गति द्वारा सेल मेम्ब्रेन की तरलता ज्ञात की जा सकती है। सेल मेम्ब्रेन की तरलता ज्ञात की जा सकती है। जैसे कैसे, मैं आपको समझाऊं कि मान लो कि आपके सामने दो कंडीशन है। एक तरफ तो क्या भरा हुआ, पानी, और एक तरफ जो है, मतलब एक तरफ तो सिर्फ पानी है और एक तरफ जो सॉल्यूशन है उसमें क्या घुला हुआ है, सोल्ट घुला हुआ है। मतलब आधा तो क्या है, सोल्ट है और आधा क्या है, पानी। तो एक तरफ जो आपके पास विलीन है वो तो कैसा, तनु है, और दूसरी तरफ विलीन है वो कैसा, गाढ़ा है। तो आप अगर जो तनु विलीन है उसको पार करना चाहो तो उसमें आप आसानी से गति कर पाओगे, मतलब उसमें आपकी गति क्या होगी, ज्यादा होगी, और जो गाढ़ा विलीन होगा उसमें आपकी गति कंपैरेटिवली क्या होगी, स्लो होगी। तो सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन के अणु जितनी ज्यादा गति करेंगे उसका मतलब क्या, उस सेल मेम्ब्रेन का तरलता का नेचर उतना ही क्या है, ज्यादा, और जितनी कम गति होगी उसका तरलता का नेचर उतना ही क्या है, कम। अब जो घूर्णन गति है वो किसके द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है, परिवहन, प्रोटीन द्वारा प्रदर्शित की जाती है, परिवहन द्वारा, प्रोटीन द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, और यहां पर जैसे कि फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल भी क्या करते हैं, फॉस्फोलिपिड के अणु भी क्या कर सकते हैं, गति। तो वो कौन कौन सी गति दर्शाते हैं, जैसे वो पार्श्व गति दर्शाते हैं, वो घूर्णन गति भी दर्शाते हैं, वो फ्लिप फ्लॉप गति दर्शाते हैं, फ्लेक्जियोन गति दर्शाते हैं, फ्लेक्जियोन गति। ये सारी सारी गति किसके द्वारा दर्शाई जा सकती है, फॉस्फोलिपिड के अणु द्वारा। अब ये देखो, पार्श्व गति तो आपको पता है, घूर्णन गति भी पता है, फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या है कि ये देखो यहां पर फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या है कि मान लो कि लिपिड का दोहरा आवरण है, तो यहाँ का कोई फॉस्फोलिपिड अणु इधर चला जाए और इधर का कोई इधर आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। और फ्लेक्जियोन मूवमेंट क्या बोलेंगे, अगर फॉस्फोलिपिड अणु की दोनों जो पूंछ है, टेल है, वो आपस में क्या हो, ऐसे आप पास में और दूर जाए तो इस गति को क्या बोलेंगे, फ्लेक्जियोन गति। तो ये क्या थी हमारी सेल मेम्ब्रेन। ये जो मॉडल था वो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा क्या होता है, खत्म होता है। तो ये इंपॉर्टेंट, तो हम आगे क्या देते हैं, इससे रिलेटेड कुछ फंक्शंस, तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन देखते हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। देखो अगले जो फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड कुछ जो फंक्शन है, फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन देखते हैं हम कि मान लो कि कोई सेल है वो अपने आकार में वृद्धि कर रही है, तो आकार में वृद्धि कब होगी, जब उसके सेल मेम्ब्रेन क्या होगी, प्रसारित होगी, मतलब फैलेगी, तभी तो उसके सेल के आकार में क्या होगी, वृद्धि। तो जो वृद्धि का गुण है वो सेल में किस वजह से आ रहा है, सेल मेम्ब्रेन के लचीलेपन के कारण से आ रहा है। तो पहला फंक्शन है वो तो क्या है,
वृद्धि। दूसरा फंक्शन विभाजन, विभाजन सेल फ्रो मेथड बता दिया पहले, वृद्धि विभाजन। तीसरा फंक्शन सिक्रेशन मतलब स्त्रावण, ठीक है। और कोशिका संधि का निर्माण, सेल जंक्शन, सेल जंक्शन। तो एनिमल टिश्यू में आएगा कि जो अलग अलग जो सेल होती है, मान लो कि ये सेल है, ये दूसरी सेल है, तो ये आपस में क्या करती है, ऐसे कंबाइन होकर ज्वाइन होकर क्या बना लेती है, ऐसे जंक्शन का निर्माण कर लेती है। तो इनको क्या बोला जाता है, सेल जंक्शन बोला जाता है। कोशिका संधि, डेस्मोसोम, ये सारे सारे इसके टाइप से होते, तो एनिमल टिश्यू हम पढ़ेंगे। अगला जो फंक्शन है बल्क ट्रांसपोर्ट, बल्क ट्रांसपोर्ट, हिंदी में बोले तो संहति प्रवाह, बल्क ट्रांसपोर्ट। अब ये दो प्रकार का होता है। अब या तो सेल किसी मॉलिक्यूल को, किसी सब्सटेंस को अंदर ले सकती है, तो उसको तो बोला जाएगा एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। और एक अगर सेल मेम्ब्रेन की सहायता से किसी मॉलिक्यूल को बाहर फेंक रही है, तो उसको बोला जाएगा एक्सोसाइटोसिस। तो देखो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। तो मान लो कि कोई सेल है, वो अंदर की तरफ ऐसे क्या करेगी, वो वैसे तो इन्वेजिनेट होगी, ऐसे इन्वेजिनेट होकर के किसी सब्सटेंस को वो अंदर लेती है। तो अगर वो किसी लिक्विड सब्सटेंस को अंदर ले रही है, तब तो उसको बोला जाएगा पिनोसाइटोसिस। इसमें क्या होगा, पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन के साथ किसी द्रव पदार्थ को अंदर लिया जाएगा। तो हम इसको सेल ड्रिंकिंग भी बोल सकते हैं कि नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, सेल ड्रिंकिंग। सेल पी रही है, सेल पी रही है। अगर सेल किसी, ये तो क्या था लिक्विड, अगर किसी सॉलिड को, सब्सटेंस को वो अंदर लेती है, तो उसको बोला जाएगा फैगोसाइटोसिस। बार बार ये शब्द आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस क्या है, सॉलिड सब्सटेंस को अंदर लेना। तो इसको हम सेल ईटिंग भी तो बोल सकते हैं ना, सेल ईटिंग, ठीक है। तो ये तो क्या था एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा, सेल किसी सब्सटेंस को बाहर फेंकेगी, तो इसको हम सेल वोमिटिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेल वोमिटिंग उल्टे में क्या होता है, बाहर तो फेंका जाता है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, सेल वोमिटिंग, ठीक है। तो ये कहते हैं इससे रिलेटेड फंक्शंस। अब आखिरी फंक्शन जो है, आखिरी फंक्शन में आपको बताने जा रहा हूं, फिर सेल मेम्ब्रेन यहां पर क्या होगी हमारी पूरी तरह से खत्म। आखिरी जो फंक्शन है वो है अल्प दूरी का परिवहन। 6वें नंबर का जो फंक्शन है वो रहेगा हमारा अल्प दूरी का परिवहन। अगर अंदर से कोई सब्सटेंस बाहर जाएगा, तो वो किसके साथ आ जाएगा, सेल मेम्ब्रेन से होकर जाएगा, या फिर बाहर से कोई सब्सटेंस अंदर आएगा तो सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से जाएगा, तो इसको क्या बोला जाता है, अल्प दूरी का परिवहन। अब ये जो अल्प दूरी का परिवहन है, ये होता है दो प्रकार का। एक तो होता है निष्क्रिय, इसको हिंदी में बोले तो, इंग्लिश में बोले तो इनएक्टिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा सक्रिय परिवहन, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब जो निष्क्रिय परिवहन है, जो निष्क्रिय परिवहन है, निष्क्रिय परिवहन का मतलब होता है, निष्क्रिय परिवहन का मतलब होता है कि जिसमें ऊर्जा खर्च ना हो, ठीक है। सक्रिय परिवहन का मतलब जिसमें ऊर्जा खर्च हो। तो अगर कोई सब्सटेंस अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है, तो इस दौरान ऊर्जा कभी भी खर्च नहीं होगी, और इस दौरान कभी ऊर्जा खर्च नहीं होगी, तो इस परिवहन को क्या बोला जाएगा, निष्क्रिय परिवहन। तो निष्क्रिय परिवहन में क्या होता है कि ऊर्जा खर्च
नहीं होती। और ये जो परिवहन होता है वो सांद्रता प्रवणता के अनुसार, मतलब उच्च से निम्न सांद्रता की ओर, मतलब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। दूसरा जो है सक्रिय परिवहन, इसमें ऊर्जा खर्च होगी, क्योंकि ये हमेशा कैसे होता है, अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। तो ये कैसे होता है, सांद्रता प्रवणता के विपरीत, मतलब निम्न से उच्च। इसका एग्जाम्पल आप ह्यूमन फिजियोलॉजी के न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर आएगा, तो इसका एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अब ये जो निष्क्रिय परिवहन है वो भी क्या है कि दो प्रकार का होता है। वैसे निष्क्रिय परिवहन जो है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक तो सरल विसरण, मतलब सिंपल डिफ्यूजन। दूसरा होता है सुसाध्य विसरण, मतलब फैसिलिटेड डिफ्यूजन। अब देखो सीधी सी बात है कि दोनों किसके प्रकार है, निष्क्रिय परिवहन के प्रकार है, तो ऊर्जा तो दोनों में खर्च नहीं होगी, दोनों सांद्रता प्रवणता के अनुसार होंगे। लेकिन देखो छोटा सा डिफरेंस आ जाता है, तो मैं यहां पर आपको समझाऊं कि ये सेल है, ये यहां पर सब्सटेंस है, इसकी बाहर सांद्रता तो क्या है ज्यादा, अंदर की तरफ सांद्रता क्या है कम। और जो दूसरा सब्सटेंस है उसकी भी बाहर सांद्रता क्या है ज्यादा और अंदर की तरफ सांद्रता क्या है कम। लेकिन ये तो किसी प्रकृति का है ध्रुवीय, और ये कैसा है ध्रुवीय। अब ये अगर बाहर से अंदर आना चाहेगा तो ये अपनी उच्च सांद्रता से, अगर ये कैसा आना चाहेगा बाहर से अंदर, और ये भी बाहर से अंदर आना चाह रहा है, तो देखो ये ब्लू कलर वाला भी अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आ रहा है, इसमें यहां पर एटीपी खर्च नहीं होगी। तो किसका प्रकार है, निष्क्रिय परिवहन का प्रकार है। लेकिन देखो ये मॉलिक्यूल कैसा है, ध्रुवीय प्रकृति का है, तो ध्रुवीय प्रकृति का है तो वो लिपिड के दोहरे स्तर से होकर के नहीं गुजर सकता। तो फिर यहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट होगी, हमको प्रोटीन के अणु की रिक्वायरमेंट होगी, या मतलब परिवहन प्रोटीन की क्या होगी यहाँ पर आवश्यकता होगी। और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आ रहा है, तो यहाँ पर भी एटीपी खर्च नहीं होगी, मतलब वो भी किसका प्रकार है निष्क्रिय परिवहन का। लेकिन इसकी प्रकृति कैसी है अध्रुवीय, तो यहाँ पर इसको आने के लिए प्रोटीन के अणु की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो इस परिवहन को सरल परिवहन तो कौन सा है, जिसमें परिवहन प्रोटीन की आवश्यकता, परिवहन प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होगी। कौन सी अणुओं के लिए होता है ये अध्रुवीय अणुओं हेतु। और सुसाध्य विसरण मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी मैंने अलग से, तो फैसिलिटी मतलब यहां पर परिवहन प्रोटीन की आवश्यकता होगी, और ये किन के लिए होगा ध्रुवीय अणुओं हेतु। तो ये क्या है मेन इनमें डिफरेंस। तो यहाँ पर पूरे के पूरे हमारे क्या होते हैं सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन। तो आप एनसीईआरटी को प्रॉपर्ली रिवाइज करें, आपको एक एक लाइनें समझ में आएगी। अगर फिर भी कोई लाइन छूट रही है तो आप कमेंट करके मेरे को बताएं। वैसे तो मैं सभी की सभी लाइनें यहीं पर इंक्लूड करने की कोशिश करता हूं, अदरवाइज कोई लाइन छूट भी जाती है आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।